नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम बात कर रहे थे भारत के भौतिक प्रदेशों पर और भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत अब तक हमने भारत के दो भौतिक प्रदेशों पर जो है अपनी चर्चा पूरी कर ली थी। पहला जो भौतिक प्रदेश था वो हमारा रहा था उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और दूसरा भौतिक प्रदेश जो हमने लिया था वो लिया था भारत का मैदानी प्रदेश। आज जो हम चर्चा करेंगे वो तीसरे भौतिक प्रदेश पर अपनी चर्चा रहेगी। कौन सा? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश या भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग। देखिए, बात करें सबसे पहले कि प्रायद्वीप क्या होता है ना। प्रायद्वीप क्या होता है? तो देखिए, प्रायद्वीप का अर्थ होता है तीन ओर से जल से घिरा हुआ, तीन ओर से जल से घिरा स्थल भूभाग, जल से घिरा हुआ स्थलीय भूभाग, स्थलीय भूभाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक है ना। और पठार का मतलब होता है ऊपर उठा हुआ भूभाग, है ना, ऊपर उठा हुआ भूभाग। जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ स्थल भाग होता है वो तो कहलाता है हमारा प्रायद्वीप, और जो ऊपर उठा हुआ भूभाग होता है वो क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। देखिए, बात करें भारत के संदर्भ में, जैसे कि ये भारत का मैप है, ठीक है ना। ये कुछ इस तरह से भारत का ये मैप है। ऊपर वाला हिस्सा तो हमारा कौन सा था? ये वाला जो हिस्सा था वो तो था हमारा उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश। पहला जो भूभाग जो हमने पढ़ा था कौन सा था? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। और फिर उसके बाद में इधर वाला हमने जो दूसरा भाग पढ़ा था, ये कौन सा भाग था? ये था हमारा दूसरा भूभाग, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान या मैदानी प्रदेश, विशाल मैदान। ठीक है। और तीसरा जो भाग इस तरह से हमारा ये फैला हुआ है, लगभग त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है, ये है हमारा तीसरा भाग, इसका नाम है प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग, पठारी भाग। ये कौन सा? तीसरा भाग है। ठीक है। तो भारत का ये जो प्रायद्वीपीय भाग है, आपको पता होगा कि इधर तो हमारा कोई समुद्र है, कौन सा? अरब सागर। इधर जो हिस्सा है वो किसका है? अरब सागर का है, हिंद महासागर में स्थित है अरब सागर। और इधर वाला बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, है ना, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। तो तीन ओर से ये जो हिस्सा है, तीन ओर से किससे घिरा हुआ है? जलीय राशि से घिरा हुआ है ना। ये हमारी इसके तीन ओर, एक दो और तीन, तीन ओर जल से घिरी हुई राशि, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया है? प्रायद्वीपीय नाम दे दिया है। ये जो हिस्सा है भारत का, इस हिस्से की अपेक्षा, साइटों का जो हिस्सा है इस हिस्से की अपेक्षा थोड़ा ऊपर उठा हुआ है ना, समतलीय भूभाग है, ऊपर उठा हुआ है, इसलिए इसको किस नाम से? पठारी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग। ठीक है। तो आज हमारी जो चर्चा रहेगी इसी भाग पर रहेगी। भारत का जो तीसरा सबसे बड़ा भूभाग है, क्या है नाम है इसका? प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग। ठीक है। अब मैप पर इस तरह से दर्शाना चाह रहे हो तो दर्शा लो, और प्रायद्वीप की परिभाषा लिख लो। तीन ओर से जल से घिरा हुआ स्थलीय भूभाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। और पठार क्या कहलाता है? ऊपर उठा हुआ स्थलीय भूभाग क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। ठीक है। बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठारी भाग के बारे में, कुछ आंकड़ों के बारे में, सामान्य जानकारी के बारे में। देखिए, यह भारत का सबसे बड़ा भूभाग है ना, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, ये भौतिक प्रदेश है। आपको पता होगा कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का जो क्षेत्रफल था लगभग कितना था? हमने पढ़ाया था आपको, लगभग 5.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उत्तर का जो विशाल मैदान है वो लगभग 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। लेकिन प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग है, इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 16 लाख
स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है ना। तो भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है ये, पहली बात है ना, जिसका क्षेत्रफल लगभग कितना है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है ना। दूसरी बात, यह भारत का सबसे पुराना भौतिक प्रदेश है ना, सबसे पुराना भूखंड है ये, सबसे पुराना भूखंड है, ठीक है। जिसकी उत्पत्ति किस काल में हुई थी, जिसकी उत्पत्ति लगभग कार्बोनिफेरस काल में हुई थी। उत्पत्ति किस काल में, कार्बोनिफेरस काल में, लिख लीजिए। सबसे पुराना भूखंड है जिसकी उत्पत्ति कार्बोनिफेरस काल में हुई थी, कार्बोनिफेरस काल में हुई थी। और ये अवशेष किसका है, तो ये अवशेष है गोंडवाना लैंड का। अवशेष किसका है ये अवशेष है गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का क्या है, ये अवशेष है। इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर इसकी क्या है, औसत ऊंचाई है। इसकी लंबाई की बात करें, लंबाई नॉर्थ से साउथ मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी जो लंबाई है वो लगभग 1600 किलोमीटर है। और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई ईस्ट से वेस्ट, पूर्व से पश्चिम, इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 140 से लेकर के 400 किलोमीटर तक है। 140 से लेकर 1400 किलोमीटर तक इसकी क्या है, चौड़ाई है, ठीक है। ये इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी है, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और आकृति इसका आपको दिख रही होगी। इसकी आकृति कैसी है, लगभग आकृति इसकी त्रिभुजाकार है ना, आकृति इसकी कैसी है, त्रिभुजाकार है ना। और देखें कि भारत के अधिकतर जो खनिज है वो इसी भौतिक प्रदेश से निकाले जाते हैं। तो ये भौतिक प्रदेश जो है वो खनिज संपदा से भरपूर है ना, खनिज संपदा से भरपूर भौतिक प्रदेश है ये, खनिज संपदा से संपन्न भौतिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेश, ठीक है। इस प्रायद्वीपीय प्रदेश में देखिए, इस प्रायद्वीपीय पठारी भाग को जो हमारी नर्मदा नदी है, जो कहाँ से निकलती है, लगभग अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है और किधर चली जाती है, इधर कच्छ बंगाल की खंबात की खाड़ी में चली जाती है। ये जो नदी है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी इस प्रायद्वीपीय भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत को कितने भागों में, 2 भागों में विभाजित करती है। ऊपर का जो भाग है हमारा वो तो कहलाता है हमारा मध्य उच्च भूमि और नीचे का कहलाता है हमारा दक्कन का पठारी प्रदेश, है ना। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, जो ऊपर वाला भाग है वो तो कहलाता है दक्कन का पठारी प्रदेश, दक्कन का पठारी क्षेत्र, और नीचे का कहलाता है मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि, ठीक है। तो नर्मदा नदी इस भारत के प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। इसमें ऊपर वाला जो भाग है वो तो कहलाता है दक्कन का पठारी क्षेत्र और नीचे वाला जो भाग कहलाता है वो कहलाता है मध्य उच्च भूमि, ठीक है। उसके बाद हम बात करें भारत के जो अध्ययन किया जाता है उच्चावच के आधार पर, इसका जो वर्गीकरण हम पढ़ते हैं वो इसको 2 भागों में बांटा गया है ना। उच्चावच के आधार पर इसको कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, एक तो बांटा गया है इसका प्रायद्वीपीय पहाड़ियां, प्रायद्वीपीय पहाड़ियां, और दूसरा जो भाग हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। तो उच्चावच के आधार पर इस भौतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, प्रायद्वीपीय पहाड़ियां और एक है हमारा प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है।
बात करें प्रायद्वीपीय पहाड़ियों के बारे में तो देखिए हमें इसमें जो मुख्यतः पहाड़ियाँ बननी है, एक पहाड़ी इधर स्थित है राजस्थान में फैली हुई है, अरावली की पहाड़ी। उसके बाद में विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा और सतमाला, ये कहाँ पर फैली हुई है, ये मध्य प्रदेश में। उसके बाद में सह्याद्री पर्वतमाला इस तरह से फैली हुई है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। फिर यहाँ पर अन्नामलाई और कोडुमम की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। ये क्या है हमारी, ये तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं। और कुछ पहाड़ियाँ यहाँ इधर हमारी राजमहल की पहाड़ियाँ है ना, कुछ पहाड़ियाँ इधर भी फैली हुई हैं, महेंद्रगढ़ वगैरह की पहाड़ियाँ। तो इन ये जो इधर की पहाड़ियाँ वो कहलाती हैं पूर्वी तट की पहाड़ियाँ, इधर की पहाड़ियाँ कहलाती हैं पश्चिमी तट की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो इन पहाड़ियों के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा, इस भौतिक प्रदेश में प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि एक पठार इधर स्थित है, मेवाड़ का पठार, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है ना, जिस एक पठार यहाँ पर स्थित है जिसे हम बोलते हैं मेघालय मिकिर का पठार। एक पठार यहाँ पर स्थित है जिसे हम बोलते हैं बुंदेलखंड या बघेलखंड का पठार। तो आदि पठारी क्षेत्र भी इस प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो इस पठारी प्रदेश को दो भागों में बांटकर हम एक एक से इनका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। पहला जो भाग है वो तो है प्रायद्वीपीय पहाड़ियाँ, और दूसरा भाग कौन सा है हमारा, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। ठीक है, तो एक एक से इन्हीं के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप लिखिए दो तीन बातें पहले उस लिख लीजिए, जैसे कि नर्मदा नदी वाली बात लिख लीजिए। लिखो, नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठारी भाग को दो भागों में विभाजित करती है। पठारी भाग को दो भागों में विभाजित करती है। कौन कौन से वो दो भाग हैं वो लिख लीजिए। एक तो है दक्कन का पठारी प्रदेश, और दूसरा है मध्य उच्च भूमि। ठीक है, उसके बाद में एक बात और लिख लीजिए, उच्चावच के आधार पर प्रायद्वीपीय पठारी भाग को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो दो भाग हैं, एक तो है प्रायद्वीपीय पहाड़ियां और एक है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो एक एक से हम इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं आपको सीमा बता देता हूं, इस प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की भारत में सीमा कहां कहां लगती है। तो देखिए, ये पूरा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो लगती है राजमहल की पहाड़ियों से, इधर जो सीमा लगती है वो गुजरात में लगती है गिर पहाड़ियां। ऊपर जो उसकी सीमा लगती है वो लगती है दिल्ली कटक रायसीना हिल्स वगैरह। और इधर जो पहाड़ियां लगती हैं वो हैं अन्नामलाई की पहाड़ियां, कार्डोमम इलायची की पहाड़ियां ना, अन्नामलाई की पहाड़ियां इन्हीं में आती हैं, कार्डोमम इलायची की पहाड़ियां। ठीक है, तो ये इसकी पूर्वी सीमा है, ये इसकी पश्चिमी सीमा, और ये इसकी उत्तरी सीमा है, और ये इसकी दक्षिणी सीमा है।
दक्षिणी सीमा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग की 4 सीमा है। प्रायद्वीपीय पठारी भाग को उच्चावच के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, प्रायद्वीपीय पहाड़ियां और प्रायद्वीपीय पठार। अब एक एक से हम दोनों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय पहाड़ियों के बारे में। एक एक से हमने 2 पार्टों में विभाजित किया था, प्रायद्वीपीय पहाड़ियां और प्रायद्वीपीय पठार। इनमें से हम पहला भाग ले रहे हैं कौन सा, प्रायद्वीपीय पहाड़ियां। ठीक है, देखिए प्रायद्वीपीय पहाड़ियों की बात करें तो स्थिति के आधार पर प्रायद्वीपीय पहाड़ियों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी, मध्यवर्ती पहाड़ियां, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां और पूर्वी घाट की पहाड़ियां। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। एक बार मैप से समझ लो आप, मैं दूसरे पेन से बनाता हूं मैप। एक बार अब मैप पे समझो। देखिए ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत वाला हिस्सा है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत वाले हिस्से में इधर एक पर्वतमाला फैली हुई है, अरावली पर्वतमाला, और इसी तरह से एक पर्वतमाला है इधर मध्य प्रदेश में, विंध्याचल पर्वतमाला। एक पर्वतमाला है सतपुड़ा, और इसी के नीचे फैली हुई है सतमाला, और कुछ पहाड़ियां इधर हैं राजमहल की पहाड़ियां। ठीक है, ये जो पहाड़ियां हैं वो तो किसका हिस्सा है, ये जो हिस्सा है वो हिस्सा आती हैं मध्यवर्ती पहाड़ियां, है ना। प्रायद्वीपीय पठारी भागों में जो पहाड़ियों वाला क्षेत्र है उनको 3 भागों में बांटा गया है, मध्यवर्ती पहाड़ियां, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां और पूर्वी घाट की पहाड़ियां। इसी तरह से सह्याद्री वाली कुछ पहाड़ियां इधर फैली हुई हैं, वो आती हैं पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, और कुछ पहाड़ियां इधर फैली हुई हैं महेंद्रगढ़ वगैरह, और कुछ पहाड़ियां इधर फैली हुई हैं हमारी अन्नामलाई, कार्डोमम, इलायची की पहाड़ियां। तो ये पहाड़ियां 3 भागों में बांटा गया है। कौन सी, मध्यवर्ती पहाड़ियां, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां और पूर्वी घाट की पहाड़ियां। तो सबसे पहले हम जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे मध्यवर्ती पहाड़ियों के बारे में। तो पहला 1 नंबर आप बिंदु डाल लीजिए, प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां, प्रायद्वीपीय भाग की, या भारत की कुछ भी लिख लो, भाग की पहाड़ियां। इसमें एक लाइन लिख लीजिए, प्रायद्वीपीय भाग की पहाड़ियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक लाइन लिख लीजिए, प्रायद्वीपीय भाग की पहाड़ियों को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। निम्न 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी, एक है मध्यवर्ती पहाड़ियां, मध्यवर्ती भाग की पहाड़ियां, एक है पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, और एक है पूर्वी घाट की पहाड़ियां। पूर्वी घाट की पहाड़ियां। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। और सबसे पहले हम जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे मध्यवर्ती भाग की पहाड़ियां। ठीक है, और उसमें भी हम सबसे पहले लेंगे अरावली पर्वतमाला को। तो हेडिंग डाल लीजिए, नंबर 1 मध्यवर्ती भाग की पहाड़ियां, मध्यवर्ती भाग की पहाड़ियां। ठीक है, इसमें 1-2 लाइन लिख लीजिए, लिखिए, प्रायद्वीपीय भाग का यह हिस्सा, भारत के लगभग मध्यवर्ती भाग में आता है। लगभग
मध्यवर्ती भाग में स्थित है जिसकी प्रमुख पहाड़ियां निम्न प्रकार हैं। जिसकी प्रमुख पहाड़ियां से अच्छा लिख लो पर्वतमाला। प्रमुख पर्वतमालाएं निम्न प्रकार हैं। और उनमें से सबसे पहले हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है ना, इस श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी। देखिए अरावली पर्वत श्रेणी की बात करें तो अरावली पर्वतमाला को हम विस्तार से पढ़ चुके हैं राजस्थान के संदर्भ में। हम इसको पूरी तरह बहुत ही अच्छी तरह डिटेल से इसको पढ़ चुके हैं। लगभग उसमें 50 के समथिंग हमने इसकी चोटियों के बारे में चर्चा की थी। और इसको कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटकर इसको हम पढ़ते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। तो इसकी जो विस्तार से चर्चा हम कर चुके हैं, यहाँ हम इसके बारे में केवल थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए अरावली पर्वत श्रेणी की बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो किस काल में हुई थी, है ना, प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी। और यह जो भूखंड है वो विश्व का सबसे प्राचीनतम भूखंड है जो एक बलित प्रकार की पर्वतमाला है ना। विश्व का सबसे प्राचीनतम भूखंड है जो किस प्रकार की पर्वतमाला है, बलित पर्वतमाला है, फोल्डेड माउंटेन है। अरावली पर्वत की बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो गोंडवाना लैंड के भूभाग से हुई है। किस अवशेष किसका, ये अवशेष है गोंडवाना लैंड का। ठीक है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, ऐसे कह लो सर्वोच्च पर्वत जो है वो कौन सा है, गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है लगभग 1722 मीटर। और इसका जो प्रसिद्ध हिल स्टेशन है वो कौन सा है हमारा, वो है माउंट आबू। माउंट आबू पर एक जैन मंदिर स्थित है, दिलवाड़ा जैन मंदिर। और यहीं पर एक सौर वेधशाला या ऐसे कह लो सौर वाष्प प्रणाली द्वारा भोजन बनाया जाता है ना। सौर वाष्प प्रणाली द्वारा कुकिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी के माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है। तो ये 4-5 बिंदु हैं, लिख लेते हैं इनके बारे में। लिखिए, उत्पत्ति लिख लो प्री कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन काल। ये अवशेष किसका है, अवशेष है ये गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का, ठीक है। सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर। इसका जो विस्तार है वो 4 राज्यों में है। विस्तार कितने राज्यों में, 4 राज्यों में है। 4 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है। उसके बाद में इसकी बात करें कुल लंबाई, इसकी 692 किलोमीटर। बात करें इसकी औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई इसकी 930 मीटर। ठीक है, औसत ऊंचाई कितनी है इसकी, 930 मीटर। दिल्ली में बात करें अरावली पर्वतमाला के बारे में तो देखिए अरावली पर्वतमाला, इधर लिख रहा हूं कुछ बिंदु, इसको दिल्ली में किस नाम से जाना जाता है, तो अरावली पर्वतमाला को दिल्ली में कटक, किस नाम से, कटक या रेंज, है ना, कटक या रेंज के नाम से जाना जाता है। उदयपुर में इसे जरगा के नाम से जानते हैं। और बूंदी में इसे आडावाला पर्वत कहा जाता है, आडावाला पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये इसके कुछ अन्य नाम हैं। कुछ बातें और हैं, नीचे आपको नजर नहीं आएगी, मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है ना, लिख लीजिए। अरावली पर्वतमाला का प्रसिद्ध हिल स्टेशन,
हिल स्टेशन। तो अरावली पर्वतमाला का जो प्रसिद्ध हिल स्टेशन है वो है हमारा माउंट आबू। माउंट आबू ये कहाँ पर स्थित है? सिरोही में स्थित है। और माउंट आबू में ही यहाँ पर क्या है? सोलर कुकिंग सिस्टम है यहाँ पर, है ना, सोलर कुकिंग सिस्टम, मतलब सूर्य की ऊर्जा द्वारा यहाँ पर खाना पकाया जाता है ना, सोलर कुकिंग सिस्टम है यहाँ पर। और बात करें अरावली पर्वतमाला की तो इसमें महत्वपूर्ण खनिज जो मिलते हैं, प्रमुख जो खनिज हैं, प्रमुख खनिज आप ट्रिक याद कर लेना, LIC है ना, LIC। जैसे ये हमारी अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, इसमें जो प्रमुख खनिज मिलते हैं, उत्तरी भाग 3 भागों में बांट लिए, ऐसे 3 प्रकार के खनिज लिख लीजिए आप। LIC, L से लेड, लेड का मतलब सीसा, सीसा जस्ता, आपको पता होगा अरावली पर्वतमाला सीसा जस्ता निकलता है, जाबर खान है प्रसिद्ध खान। आई का मतलब आयरन, आयरन है ना, लोह अयस्क, लोह अयस्क। और सी का मतलब कोयला या कॉपर, कोयला, कोयला है ना, कॉपर, कॉपर, तांबा। तो ट्रिक याद कर लेना, LIC है ना, प्रमुख खनिज निकलते हैं कहाँ से? अरावली पर्वतमाला से। तो ये कुछ विशेषता है तुम्हें याद रखनी है, ये किसके बारे में? अरावली पर्वतमाला के बारे में ये याद करनी है, ठीक है ना। वर्तमान की बात करें तो अरावली पर्वतमाला में अत्यधिक मात्रा में क्या हो रहा है? अपरदन एवं अपक्षय हो रहा है। इसलिए ये जो पर्वतमाला है कैसा है? अवशिष्ट पर्वतमाला है। वर्तमान में ये कैसी पर्वतमाला है? अत्यधिक अपरदन एवं अपक्षय के कारण ये अवशिष्ट पर्वतमाला है। अब अवशिष्ट, अवशिष्ट का मतलब समझ रहे हैं ना, अभी बताता हूँ। अवशिष्ट पर्वतमाला, देखिए आपने हिमालय जब पढ़ा होगा तब मैंने आपको बताया होगा कि हिमालय पर्वतमाला जो है वो नवीन बलित पर्वतमाला है। नवीन का मतलब हिमालय पर्वतमाला की ऊंचाई के बारे में आपको पता होगा, अब भी वृद्धि हो रही है। हिमालय का जो निर्माण काल है वो अब भी चल रहा है, लेकिन अरावली पर्वतमाला का जो अब समय चल रहा है वो इसका विखंडन काल चल रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है? अपरदन एवं अपक्षय की क्रिया हो रही है। इसलिए अरावली पर्वतमाला की जो ऊंचाई है वो लगातार क्या है? घट रही है। जबकि हिमालय पर्वतमाला हमारा एक नवीन बलित पर्वतमाला है, इसलिए उसकी ऊंचाई में लगातार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही थी, ठीक है। तो ये थी हमारी मध्यवर्ती भाग की पहली श्रेणी, कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी। मध्यवर्ती भाग की कुछ और पहाड़ियां हैं, उनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।